चलो, वेलकम व्यूअर्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। पिछले 4-5 दिन से आपको कोई वीडियोस नहीं मिल पा रही थी बिकॉज ऑफ माय मेजर हेल्थ इश्यूज, बट नाउ आई एम वंस अगेन वेरी वेल फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो शुरू करते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अभी तक हमने इन्वायरमेंटल में रॉ वाटर इंजीनियरिंग खत्म कर लिया था, है ना। लास्ट टॉपिक वाज द क्लोरीन डिमांड। उसके बाद क्लोरीनेशन खत्म, डिसइंफेक्शन खत्म करने के बाद अब हम स्विच करेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पे। तो देखो, होता क्या है कि पहले क्या है कि सोर्स है हमारा, पानी क्या होता है, ट्रीट होता है ट्रीटमेंट प्लांट में, है ना। ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होके कहाँ आता है, हमारे हमारे हाउस होल्ड्स पे आता है, ठीक है ना। हाउसेस में पानी आता है। अब उन हाउसेस से जो पानी निकलता है उसको वेस्ट वाटर कहते हैं। ये क्या था, ये था हमारा ट्रीटमेंट प्लांट में कौन सा पानी जाता है, रॉ वाटर, जिसको हम ट्रीट करके हाउस होल्ड तक पहुंचाते हैं। अब हाउस से जो वापस से सोर्स पे पानी जाएगा उसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर, ठीक है ना। तो क्या जो हाउसेस से पानी जाएगा उसको सीधे हम वेस्ट सोर्स पे डिस्पोज कर देंगे क्या, नहीं करते हैं। उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट नेसेसरी होती है, उसको परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। उसको कहते हैं, अब ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या जानना होगा, ट्रीटमेंट करने के लिए जानना होगा कि उस वेस्ट वाटर की क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है ना। क्योंकि कितनी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उस वेस्ट वाटर को सोर्स में वापस से डिस्पोज करने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, या फिर कौन कौन से उसके बाद हम पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, सेम प्रोसीजर जैसे कि रॉ वाटर में क्या पढ़ा था, पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था रॉ वाटर का। तो यहाँ पे भी वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर आगे ट्रीटमेंट पढ़ा था, यहाँ भी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। इस तरीके से वेस्ट वाटर को किस तरीके से हम सोर्स पे डिस्पोज करते हैं, इस बारे में बात करेंगे इस पूरे सेशन में, ठीक है ना। चलो, पहले शुरू करने से पहले कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं हम, कि कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं हमारे वेस्ट वाटर में, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, पहले समझो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वेस्ट वाटर में, क्या होता है कि खूब ज्यादा बहुत ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों से आया है वो। तो उसमें दो तरीके से डिकम्पोजिशन हो सकता है, या तो एरोबिकली हो सकता है या एरोबिकली हो सकता है। अब एरोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो उसको कहते हैं हम एरोबिक डिकम्पोजिशन, और जो एब्सेंस में हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन। तो कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एरोबिक डिकम्पोजिशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, देखो इसके लिए एक है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी और प्रेजेंस में भी अपना डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का करते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव, ठीक है ना। या फिर फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। ये कौन कौन करते हैं, ये करते हैं एनएरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स या फिर फैकल्टेटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एनएरोबिक या फिर फैकल्टेटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। चलो, अब देखो, अब दो टर्म है जो तुम्हें पता लगाना है कि ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिकम्पोज क्यों कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को, टू एंश्योर देयर कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। अपने कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म को इंश्योर करने के लिए कि वो सही से फंक्शन करे, फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ देयर कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। सॉरी, एनाबॉलिज्म। देखो क्या होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, है ना। कैटाबॉलिज्म का मतलब खुद को रिपेयर करना, खुद को उस काबिल बनाना कि आप एनाबॉलिज्म की ओर फर्दर मूव कर सके। देखो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि अपने जो रिक्वायरमेंट्स आपकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म को क्या कहते हैं कि आप न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करें, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उनमें से जो जो न्यूट्रिएंट्स इनके लिए रिक्वायर्ड है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म। उसमें क्या होता है कि ऐसे लिख सकते हैं आप
कि बिल्डिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब ताकि वो उनकी बॉडी सही से फंक्शन करे, ठीक है ना, बिल्डिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब देखो, फिर वो मेटाबॉलिज्म अपना बढ़ा के कैटाबॉलिज्म को करेंगे पहले। जैसे कि ऐसा होता है कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि अपने आप को रिपेयर करते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे फिर कुछ एनर्जी लेके, ठीक है ना, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है ना। अब देखो, जो एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है उसमें जब रिएक्शन करते हैं हम, तो एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और फैकल्टेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके क्या अपने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को इंश्योर करते हैं। और जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट बोले तो जो रॉ प्रोडक्ट निकलता है प्रोडक्ट साइड में, आपको इसमें यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट्स सच एज नाइट्रेट या फिर कार्बोनेट, इस तरीके से, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट, ये मिलते हैं। और वहीं पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन में आपको अनस्टेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि अल्कोहल एंड एसिड्स एक्सेट्रा, अल्कोहल एसिड्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो यह ना स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है हमें एरोबिक में, और एनारोबिक में अनस्टेबल। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है ना। चलो याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखो जनरली ये वैसे तो पूछता नहीं है, पर कभी अगर एक आध नंबर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो चलो, एक हो गया फोटोट्रॉप्स, दूसरा हो गया कीमोट्रॉप्स, तीसरा हेट्रोट्रॉप्स, और फिर हो गया ऑटोट्रॉप्स। देखो, अब जो फोटोट्रॉप्स होते हैं वो एनर्जी डिराइव करने के लिए लाइट को एज अ सोर्स यूज करते हैं, यूज लाइट एज देयर सोर्स टू डिराइव एनर्जी, ठीक है ना। लाइट को सोर्स करके, लाइट को एज अ सोर्स यूज करके वहां से एनर्जी डिराइव करते हैं। अब कीमोट्रॉप्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि केमिकल्स को एज अ सोर्स यूज करते हैं अपने लिए एनर्जी डिराइव करने के लिए, ठीक है ना, केमिकल्स को यूज करते हैं, केमिकल्स को। अब हेटरोट्रॉप्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके वहां से न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपने लिए एनर्जी डिराइव करते हैं। दे डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉरी, ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ऑटोट्रॉप्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने लिए एनर्जी डिराइव करते हैं। ये किसको किसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं बेसिकली, ठीक। तो फोटोट्रॉप्स किसको यूज करते हैं, लाइट को, कीमोट्रॉप्स केमिकल्स को, हेटरोट्रॉप्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को एज एनर्जी यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करेंगे, वहां से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे उसको एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। और ऑटोट्रॉप जनरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो, अब ये समझो कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट है, पूछते नहीं है, पर आप थोड़ा सा इसके बारे में जानोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। चलो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ग्रोथ। चलो, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन को एज अ सोर्स यूज करता है फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है ना। तो लिख देता हूं मैं, कार्बन एज अ सोर्स फॉर देयर ग्रोथ। सेकेंड पार्ट, अगर मान लो एक रेशियो बताता हूं आपको, CNP क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। तो जनरली इतना रेशियो, मिनिमम रेशियो होना चाहिए एरोबिक या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के लिए, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। एरोबिक और एनएरोबिक के लिए CNP रेशियो ये पता होना चाहिए आपको, CNP, कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस। एरोबिक के लिए 100:5:1, और एनारोबिक के लिए 350:5:1। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ CNP रेशियो होना चाहिए, ठीक। चलो,
अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, जो कि जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे जहां जहां पे मैं स्टार्क मार्क करूंगा उसको आप ध्यान देना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। चलो, जिस तरीके से हमने रॉ वाटर में पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ भी पढ़ेंगे वो पॉइंट्स, पर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो पहला है टर्बिडिटी। जो टर्बिडिटी हमारे एक वेस्ट वाटर की होती है वो अबाउट 1000 टाइम्स ऑफ रॉ वाटर होती है, यानी कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं यहाँ पे वेस्ट वाटर में वो 1000 गुना ज्यादा है रॉ वाटर से, ठीक है ना। तो लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स ऑफ रॉ वाटर, ठीक। सेकेंड पार्ट है सस्पेंडेड सॉलिड्स। अच्छा, एक चीज और देख बताता हूं तुम्हें। अब टर्बिडिटी 1000 टाइम्स है तो सस्पेंडेड सॉलिड्स भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंडिकेशन है टर्बिडिटी का। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हो गए जाएंगे? 1000 टाइम्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन रॉ वाटर। अब जो टर्बिडिटी होती है ना, ये 1000 टाइम्स लिखना बिल्कुल सही नहीं है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो टर्बिडिटी होती है एक वेस्ट वाटर की, वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना, टर्बिडिटी ऑफ वेस्ट वाटर इंक्रीजेस विथ टाइम, इंक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है ना। चलो, तीसरा पॉइंट है ओडर की बात करेंगे हम। ओडर, ओडर मतलब स्मेल। स्मेल वेस्ट वाटर में क्या होता है? अब सीवेज दो तरीके का होता है, एक होता है ओल्ड सीवेज जो कि पुराना हो जाता है, और एक होता है न्यू सीवेज जो कि अभी हाउस होल्ड से निकला है। तो जो ओल्ड सीवेज होता है वो बहुत ऑफुल स्मेल करता है आपको, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ओडरस होता है। ऐसा क्यों होता है समझो, बताता हूं। ये मान लो है मेरा फ्रेश सीवेज, एक है मेरे पास फ्रेश सीवेज और दूसरा है हमारे पास ओल्ड सीवेज। फ्रेश सीवेज जो होता है वो ओडरलेस होता है, और जो ओल्ड सीवेज होता है वो मेरा बहुत ज्यादा ऑफुल या फिर ऑफेंसिव ऑर्डर देता है हमें, ठीक है ना, बहुत ही ऑफेंसिव ऑर्डर देता है। रीजन क्या है इसका? कि स्टार्टिंग में फ्रेश सीवेज में क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, कि जो एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स है हमारे वो ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है? एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। तो जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा? तो हमें ऑफेंसिव ऑर्डर तो आएगा ही, बहुत ही गंदा स्मेल आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक। चलो, ऑर्डर के बाद आते हैं कलर पे। कलर का याद रखना कि टाइम के साथ साथ जो कलर होता है सीवेज का वो डार्कर होता जाता है, ठीक है ना। कलर, जो फ्रेश सीवेज है, एक फ्रेश सीवेज है, एक हमारा फ्रेश सीवेज, और दूसरा क्या है हमारा? ओल्ड सीवेज है। तो जो फ्रेश सीवेज होता है वो बहुत लाइट इन कलर होता है, लाइट, और टाइम के साथ साथ क्या होता है? वो डार्क होता जाता है, डार्क इन कलर सीवेज हमारा, ठीक है ना। पांचवा है टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो, टेम्परेचर ऐसी चीज है ना जो माइक्रोबियल एक्टिविटी को गवर्न करती है। पता है ना चीज, कि जैसे कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटीज कभी ज्यादा हो जाती है अगर टेम्परेचर रेंज हमारा वो मेंटेन किया रहे जो कि उनके ग्रोथ के लिए इनिशिएट कर रही हो, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के लिए कुछ ऐसा नहीं है, बस ये याद रखना कि जैसे जैसे टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रेंज में रहेगा तो माइक्रो एक्टिविटीज हमारी बढ़ेंगी, ठीक। अब छठवां, सेटलेबल सॉलिड्स। सेटलेबल सॉलिड्स, ये इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स में तो इसे मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, बस एक यही पार्ट है। इसकी यूनिट है ml पर लीटर में। सेट लेवल सॉलिड्स को मेजर कैसे किया जाता है? इम्हॉफ कोन के थ्रू। कौन सा कोन? इम्हॉफ कोन। ये एक कॉनिकल फ्लास्क होता है जिसकी कैपेसिटी अराउंड 1 लीटर तक होती है। ये 1 लीटर की कैपेसिटी होती है, ठीक। डिटेंशन टाइम मतलब क्या, कि कितने घंटे के लिए उसको हम डाल के छोड़ देंगे। जैसे कि 2 आवर्स होता है इसका डिटेंशन टाइम, ठीक है ना। तो डिटेंशन टाइम कितना होता है? अराउंड 2 आवर्स।
तो इसमें हम उस सीवेज को डाल देते हैं और 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 2 घंटे बाद देखेंगे कि कितने सॉलिड्स हमारे यहाँ पे सेटल कर गए, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पूरा 1 लीटर का था, 200 ml सेटल कर गए, तो ये क्या हो जाएगा 200 ml पर लीटर, ठीक है ना। यानी कि 1 लीटर में से 200 ml तक सॉलिड सेटल कर चुके हैं हमारे। ये क्या है, इम्हॉफ कोन है, ठीक। और डिटेंशन टाइम कितना होता है, 2 आवर्स होता है। यूनिट होता है ml पर लीटर, ठीक है ना। तो इसमें इतनी ही चीजें याद करने वाली थी। अब चलो, अब आते हैं हम केमिकल वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स पे, बी पार्ट, केमिकल वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। चलो, इसमें सबसे पहला पार्ट है पीएच। 1 नंबर में पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। अब जो वेस्ट वाटर होता है उसका पीएच ज्यादा होता है कम होता है, या तुम लोग सोचो खुद, वो बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। चलो, वेस्ट वाटर का पीएच क्या होगा, कम होता जाएगा, एसिडिक होती जाएगी, ठीक है ना। पीएच डिक्रीज कर जाता है। जैसे बता रहा हूँ कैसे, जैसे मान लो ये है मेरे पास एक फ्रेश सीवेज है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये एक मेरे पास ओल्ड सीवेज। अब फ्रेश सीवेज जो था उसमें क्या हो रहा था, एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा था। जैसे जैसे सीवेज पुराना होता गया, एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्या हो गया, प्रीडोमिनेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब जो एनारोबिक जो मेरा डिकम्पोजिशन था, उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या आते थे, एसिड्स या अल्कोहल्स, ये सब आते थे। एसिड्स आने की वजह से क्या हुआ, पीएच हमारा कम होता गया। तो ओल्ड सीवेज का पीएच हमेशा क्या होगा, कम होता जाएगा कंपेयर टू फ्रेश सीवेज। तो याद रखना, सीवेज जैसे जैसे पुराना होता है वो क्या होता रहता है, एसिडिक होता रहता है, और पीएच उसका घटता चला जाता है, ठीक है ना। चलो, अब दूसरा है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। अब डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में आपको 2-3 चीजें बताऊंगा मैं, उसे ध्यान देना, ठीक। अब पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक। अब डिजोल्व ऑक्सीजन में कोई भी कमी है पानी में, वो डायरेक्टली हमको इंडिकेट कर रही है कि वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई हैं कुछ। क्यों, क्योंकि अगर देखो, जैसे वाटर है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकता है उसको तुम कहते हैं सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है ना। या फिर डीओ सैचुरेशन इसे बोलते हैं, कि मैक्सिमम पानी में उतना ही ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकता है। हर एक टेम्परेचर के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे याद रखना पहले कि डीओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। जैसे डीओ सैट, डीओ ने डीओ सैट, सैचुरेशन मतलब समझे ना, कि पानी में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन सैचुरेट हो सकता है, कितना डिजोल्व ऑक्सीजन हो सकता है पानी में, मैक्सिमम लिमिट उसकी, उसको क्या बोलते हैं हम, डीओ सैचुरेशन, ठीक है ना। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डीओ सैचुरेशन की वैल्यू घटती रहती है, ठीक है ना। तो आपको 2-3 मैं बताऊंगा, दिमाग में रख लेना। वैसे तो क्वेश्चन में दिए रहते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो डीओ सैट की वैल्यू एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये होती है 9.17 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। और डीओ सेट एट 10 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर घटा है तो डीओ सेट क्या होगा, बढ़ेगा। ये होती है 10 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना। ये 16 है, सॉरी, एट 16 डिग्री सेल्सियस। अब डीओ सेट एट 0 डिग्री सेल्सियस भी याद रख लो, जीरो पे होती है ये 14.6 मिलीग्राम पर लीटर। टेम्परेचर घटा है तो डीओ सेट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बस ये 3 वैल्यूज याद रखोगे आप, काम चल जाएगा, 20, 16 और ये, ठीक है ना। चलो, अब मैंने आपसे क्या बोला कि पानी में अगर हमें जैसे ही पता लगेगा कि कुछ सैचुरेशन अमाउंट से ऑक्सीजन कम है, इसका क्या मतलब हुआ कि पानी में कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस ऑक्सीजन को किसने यूज किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने यूज किया है टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। तो यानी कि एनी डिफिशियंसी, मैं लिख देता हूं पहला पॉइंट, एनी deficiency in dissolved oxygen indicates biological activity, biological activity, ठीक है ना, ठीक। और अगर डीओ कुछ डिफिशियंसी हुआ है
तो हम ये कह सकते हैं कि पानी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि डीओ को हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से इंडिकेटर है कि पानी में पॉल्यूशन है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर्स है पानी में, इसलिए डीओ कम हुआ है। तो डीओ इज एन इंडिकेटर ऑफ, बोल सकते हैं ना, डायरेक्ट पॉल्यूशन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर। ठीक, चलो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक डीओ का टेस्ट, डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए टेस्ट भी याद रखना है, मॉडिफाइड विंकलर्स टेस्ट। देखो दो टेस्ट है, एक विंकलर्स टेस्ट है, एक मॉडिफाइड विंकलर्स टेस्ट है। मॉडिफाइड विंकलर्स टेस्ट आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या है कि एक करेक्शन भी बना के रखा गया है। ठीक है ना, तो मैं आपको मॉडिफाइड विंकलर्स टेस्ट के बारे में बता देता हूं। चलो, मॉडिफाइड विंकलर्स टेस्ट, इससे क्या पता लगेगा हमें, इससे ये पता लगेगा कि पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, वो हम निकालने के लिए मॉडिफाइड विंकलर्स टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है ना, मॉडिफाइड विंकलर्स टेस्ट। चलो, पहले क्या होता है कि हम इसमें वाटर सैंपल ले लेते हैं। ठीक, वाटर सैंपल प्लस MnSO4 प्लस एल्कली एजाइड रिएजेंट, ये लेते हैं, एल्कली एजाइड रिएजेंट। क्या होता है ये, NaOH KiNaN3, एल्कली एजाइड रिएजेंट। ये पानी में ऐड कर लेते हैं। जैसे इसको ऐड करेंगे पानी में प्रिसिपिटेट फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, अगर मान लो हमें वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, तो इसका मतलब ये है कि पानी में ऑक्सीजन एब्सेंट है, यानी कि डीओ इज एब्सेंट। अगर मान लो हमें ब्राउन प्रिसिपिटेट मिलते हैं, ब्राउन प्रिसिपिटेट, तो पानी में हम क्या बोल देंगे कि डीओ क्या है, प्रेजेंट है। अब फर्दर टेस्ट हम तभी करेंगे जब ब्राउन प्रिसिपिटेट मिलेगा। ठीक है ना, ब्राउन प्रिसिपिटेट मिलते ही हम जान जाएंगे कि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें हम एक एसिड H2SO4 एसिड हम मिलाते हैं पानी में। ठीक है ना, H2SO4 क्यों मिलाते हैं, टू नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ डीओ, यही करेक्शन यूज करते हैं, क्योंकि विंकलर्स टेस्ट में ये एसिड हम नहीं मिला रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होता है। इस करेक्शन के लिए यहाँ पे मिलाते हैं। तो यहाँ क्यों मिला रहे हैं, टू नो एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। उसके बाद इस सैंपल को हम टाइट्रेट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इस सैंपल को टाइट्रेट करते हैं किससे, N/40 सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ये हमारा टाइट्रेंट है। और स्टार्च को, एंड स्टार्च एज एन इंडिकेटर, स्टार्च हमारा यहाँ पे इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है ना, N/40 सोडियम थायोसल्फेट एंड स्टार्च एज एन इंडिकेटर, तो इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और हमें पता कैसे लगता है कि पानी में कितना प्रेजेंट है हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो याद रखना 1 ml ऑफ N/40 सोडियम थायोसल्फेट इज इक्वल टू 1 ml ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है ना, तो जितना ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हमारा यूज होगा, हम बोल देंगे कि उतना ml ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इसको भी मैं लिख देता हूं, 1 ml ऑफ N/40 सोडियम थायोसल्फेट इज इक्वल टू 1 ml ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। इस तरीके से हम बता देते हैं कि पानी में कितना हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ये फील का मतलब इंडिकेटर स्टार्च हमारा क्या शो करेगा, कलर चेंज। इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं, ताकि पता लगे ना कि कहाँ पे हमें रिएक्शन को रोकना है। तो स्टार्च हमारा ब्लू टू कलरलेस इंडिकेटर। ठीक है ना, जैसे ही पानी कलरलेस हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा अब टेस्ट खत्म कर दो, जितना ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हमारा यूज हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है उतना ही ml ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक, तो ये था डिजॉल्व ऑक्सीजन का टेस्ट, याद रखना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, कौन सा था ये, दूसरा था ना। ठीक है, थर्ड है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड।
थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलो देखो, अगर हमें पानी में एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है, अगर हमें ये पता हो, तो हम बता देंगे कि पानी में कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो हम डिमांड बता देंगे कितना ऑक्सीजन डिमांड है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो कि इस मान लो हमें बेंजीन, हमें ये पता है कि एक वाटर का सैंपल है, उसमें बस एक ही ऑर्गेनिक मैटर है, वो कौन सा है, बेंजीन है, C6H6, ठीक है ना। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगा, इसको अब वो बैलेंस कर लो, CO2 प्लस H2O, 6 5, हो गया ना बैलेंस? हाँ हो गया। तो अब देखो C6H6 कितना हो गया, ये जैसे मान लो अगर हमें पता है कि वाटर में हमारा 300 मिलीग्राम ऑफ, जैसे ये वाटर सैंपल है हमारा, ठीक है ना, ये क्या है मेरा, ये सैंपल है, इसमें 300 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट है, तो ये बताओ कि इसकी कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा ये इसको पूरा डिकम्पोज करने के लिए। तो अगर हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है तो हम ये बता लेंगे किस तरीके से, ऐसे रिएक्शन बना लेना, ठीक है ना। और रिएक्शन बनाते ही तुम्हें ये पता लग जाएगा कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो अब देखो, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ये कितना हो गया, 78, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना हो गया, 240, ठीक है ना। तो 78 ग्राम ऑफ बेंजीन विल रिक्वायर 240 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू कंप्लीटली डिकम्पोज इट। तो 300 कितना रिक्वायर करेगा ये हमें बताना है, तो निकाल लोगे ना, तो पहले 1 का निकाल लो, ये तो कई लोगे, बेसिक मैथ है यार। तो कितना, 923.076, 300 ग्राम अगर प्रेजेंट है बेंजीन तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर करेगा, 923.076 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिकम्पोज 300 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। पर क्या हमें कभी पता होता है क्या कि पानी में कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है, कहीं पता होता है, नहीं पता होता है, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है पानी में यार, ठीक है ना। तुम मतलब अब हमें ये तो हम बता नहीं सकते हैं कि एग्जैक्ट क्वांटिटी में कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर कितने प्रेजेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, एक हो गया मान लो C8, एक सेकेंड क्या हुआ है, हाँ, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बेंजीन है, टोल्यूइन है, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है ना। कुछ कुछ तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनका एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता है, और ये चीज प्रैक्टिकली फीजिबल भी नहीं है कि सबका हम क्वांटिटी निकाल के इस तरीके से करें, इसलिए इसको कहते हैं हम थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है ना। तो हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि पानी में कौन कौन से कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसके लिए अब दूसरा डिमांड जो हम बोलते हैं वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर इसी को हम कहते हैं डाइक्रोमेट डिमांड। इसमें क्या कहते हैं कि अब हमें नहीं पता है कि पानी में कौन कितने क्वांटिटी में कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं। अब वो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं सबको ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो हमें ये पता लग जाता है कि सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में कितना ऑक्सीजन इक्विवेलेंट लगा, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ। उससे हम ये निकाल लेंगे कि अच्छा इतना ऑक्सीजन लगा, तो हमारे सारे को करने में ये लग गया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर इसको और क्या बोलते हैं हम, डाइक्रोमेट डिमांड। डाइक्रोमेट डिमांड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ही एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है ना। K2Cr2O7, यही एक पोटेशियम डाइक्रोमेट ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम यूज करते हैं सारे ऑर्गेनिक मैटर्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो वहां से जो डिमांड निकलती है हमारी, हमें पता लग जाता है कि अच्छा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये है। पर फिर भी पानी में कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं डिकम्पोज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं पॉली एरोमेटिक कंपाउंड्स, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या कंपाउंड्स, ठीक है ना। इसको, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसको हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, तो ये तो अब भी रह जाएंगे, ठीक है ना। और पर बाकी सबको क्या होगा कि ये डिकम्पोज कर लेगा, ठीक।
अब एक चीज और समझो कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो जनरली पानी में हमारे देखो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होंगे। ये सबको डिकम्पोज कर सकता है यार, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए बस जो पॉलीएरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज नहीं कर पाता है। जैसे मान लो अगर हम एक पानी का सैंपल लेते हैं, उसमें हमें पता है, एक तरीके से थ्योरेटिकल बोल रहा हूं बस, कि हमें पता है कि कौन से कंपाउंड कितने हैं, सब पता है हमें। उसके लिए हमने निकाला केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और क्या निकाला, और हमने निकाल दिया थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। और हमें यह भी पता है कि पानी में पॉलीएरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो क्या दोनों सेम होंगे? हाँ बिल्कुल सेम होंगे। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि पानी में क्या नहीं है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन। हमें यह पता है कि पानी में पॉलीएरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। तो इन दैट केस जो हमारा THOD होता है वो इक्वल होता है किसके? COD के, जब पानी में इन एब्सेंस ऑफ पॉलीएरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। और इन जनरली तुम्हें THOD, क्योंकि थ्योरेटिकल है इसमें तो सब ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट है, हमने क्या 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 देख लिया? हमने केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देख लिया, जिसको हम डाइक्रोमेट डिमांड भी कहते हैं, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड देख लिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप कोई भी प्रीवियस उठा लो, कितनी भी उठा लो, हर साल एक दो क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपके मार्क में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही। तो इसको जितने अच्छे समझेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। कौन सा? ये फोर्थ है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। चलो इसको हम और क्या कहते हैं? BOD। तो पहले तो ये जानो कि BOD होता क्या है, ठीक है ना। पहले थ्योरेटिकल किसके लिए था? थ्योरेटिकल सबको डिकम्पोज कर दे रहा था। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता था कि क्या चीज कितनी प्रेजेंट है, ठीक है ना। एग्जैक्ट क्वांटिटी पता था। यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी में हमें चीजें पता नहीं रहेंगी। इसमें क्या होता है कि केमिकल क्या करता था हमारा, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक दोनों को डिकम्पोज करता था। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन नाम से क्लियर है, ये किसको करता है? बस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन आपका यूज हुआ वो इंडिकेट करता है, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल को, बस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन हमारा रिक्वायर्ड हुआ, उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर BOD। ठीक, अब देखो BOD डिफिनेशन क्या है? BOD बाय डिफिनेशन इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ये स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, आप याद रखिएगा। BOD इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। अब BOD को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? देखो BOD x एट y डिग्री सेल्सियस। अब ये x क्या है? ये x है नंबर ऑफ डेज, टाइम। और y क्या है? y है मेरा टेम्परेचर। जैसे कि एग्जांपल BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर BOD 3 एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इंडिया में BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस या फिर BOD 3 एट 27 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड माना गया है। इसका मतलब ये है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे 3 दिन में कितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ आपके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं BOD 3। या फिर 5 दिन में 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ आपके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में, उसको कहते हैं हम BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस। जनरली याद रखना, जनरली BOD 5
at 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू BOD3 at 27 डिग्री सेल्सियस। ये बराबर होता है, ठीक है ना। ठीक, अब देखो अब थोड़ा रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ग्राफ से समझाऊंगा इसको। आपका वाई एक्सिस पे है BOD और एक्स एक्सिस पे है टाइम। जनरली आप BOD को आप देखोगे तो इस तरीके से कहीं भी बुक्स में देखना ऐसे बना होता है, ठीक है ना। चलो, ये इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टेज 1 BOD, स्टेज 1 BOD, या फिर इसको हम एक और चीज कहते हैं कार्बोनेशियस BOD, कार्बोनेशियस BOD। इस वाले पार्ट को कहते हैं हम स्टेज 2 BOD या फिर नाइट्रोजिनस BOD, नाइट्रोजिनस BOD, ठीक है ना। चलो, ये हमारा L0 जो कि मैक्सिमम BOD अल्टीमेट BOD है, ठीक। अब देखो इसको स्टेज 1 स्टेज 2 होता क्या, ये समझो। जैसे मान लो कि ऐसे समझो कि हमारा वेस्ट वाटर है, ठीक है ना। वेस्ट वाटर क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग के डेज में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो डिकम्पोजिशन कैसा हो रहा है, एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा होता है लगभग 4 से 5 दिन तक, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारा डिफिशियंट हो जाता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो जब एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो प्रीडोमिनेंट होते हैं कार्बोनेशियस BOD। क्यों कहते हैं, इसीलिए क्योंकि वहां पे कार्बोनेशियस BOD हो रहा है, क्योंकि एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा था। तो कार्बन हमारा एज ए कार्बन को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स। उसके बाद क्या होता है, जब एनारोबिक हो रहा होता है तो नाइट्रोजनस को वहां पे एंडोजिनस रेस्पिरेशन हो रहा है। वहां पे मेनली होता क्या है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम हो रहा है, तो वहां पे स्टेज 2 या नाइट्रोजनस BOD की बात होती है। पर हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस कार्बोनेशियस BOD के बारे में ही जानना है, ठीक है ना। तो उसकी बात करेंगे। जनरली ये जो नाइट्रोजनस BOD होता है वो 10 से 15 दिन के बाद स्टेज 2 BOD एक्शन में आता है, उसके पहले देखने को नहीं मिलेगा हमें, ठीक। तो देखो, ये वाला जो पार्ट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक। और ये रिमेनिंग, तो ये रिमेनिंग BOD हो गया, और ये क्या हो गया, ये कंज्यूम्ड हो गया। तो BOD बाय डिफिनेशन इज व्हाट, BOD बाय डिफिनेशन इज ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रिलेशन याद रखना तुम लोग। रिलेशन ये है LT इज इक्वल टू L0 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस KT, ठीक है ना। यहाँ पे LT क्या है, BOD आफ्टर टाइम T, BOD आफ्टर टाइम T। L0 क्या है, अल्टीमेट BOD, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्टीमेट BOD। K कांस्टेंट है मेरा जिसका यूनिट है टाइम इनवर्स, और T क्या है मेरा, टाइम है, ठीक है ना। चलो, इतना ही है बस। अच्छा, तुमसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है फाइंड द रिमेनिंग BOD, तो रिमेनिंग BOD कैसे निकालोगे, इसको ऐसे याद रखना, BOD T अगर रिमेनिंग निकालना है हमें, ठीक है ना, LT इज इक्वल टू L0 ई की पावर ऑफ माइनस KT हो जाएगा। यहाँ पे LT क्या है मेरा, ये है रिमेनिंग BOD, रिमेनिंग BOD। रिमेनिंग निकालना है तो 1 माइनस नहीं करेंगे, बस ये वाला जोन निकालना है हमें, ठीक। अब BOD पूछा है, यानी कि BOD बाय डिफिनेशन इज ऑक्सीजन कंज्यूम, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस KT, ठीक। अब कभी कभार क्वेश्चन में क्या करता है ना, वो घुमा देता है। घुमा कैसे देता है कि जैसे यहाँ पे ई ले रखा है आपने ना, वो बेस ई पे नहीं बोलेगा, बेस बोलेगा बेस 10 पे निकालो। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो के होता है हमारा वो भी चेंज हो जाएगा। देखो, जो के कांस्टेंट है ना, वो दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला कि टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कौन कौन से हैं, और दूसरा कि टेम्परेचर कितना है उस समय। तो इस चीज को भी समझ लेते हैं एक बार। इस कांस्टेंट का भी ये सीन है कि देखो, कभी कभार आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि आपको दे रखा है के की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे, और टेम्परेचर एक्चुअल में दे रखा है, इसमें आपको BOD निकालना है, BOD 5 एट 27 डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, तो आप उस केस में क्या करोगे, तो यार है ना, के एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस थीटा की पावर ऑफ T माइनस 20, ठीक है ना। जब मेरा T ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस है
तो थीटा की वैल्यू होती है 1.047, और जब मेरा टी जो होता है वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है तो थीटा होता है 1-056। ठीक है ना, ये याद रखना। इस तरीके से आप के निकालोगे। क्वेश्चन में क्या करेगा कि दे देगा कि आपको सारा डेटा दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, आपसे पूछ लेगा कि बताओ बीओडी 5 एट 27 डिग्री सेल्सियस। उस समय जो के की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। आपको निकालना पड़ेगा पहले के 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, इस यहां से निकाल लेंगे के। अब 27 क्या है, 20 से बड़ा है, तो क्या यूज करेंगे 1.047 यूज करेंगे। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू। वैसे ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, पर इसको आप याद रखना, ये जरूरी है। के कांस्टेंट है जो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पे। मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है पानी में, तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ी होगी घटी होगी, घट जाती है। अब बहुत सिंपल से ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो के की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये हो गया। हाँ, तो इसके बारे में इतना ही जानना है। और उसके बाद एक चीज और कि प्रैक्टिकल जब टेस्टिंग करते हैं बीओडी का तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, उसमें दो केस है, टेस्ट फॉर बीओडी पढ़ते हैं जब। चलो, तो अब बात करते हैं टेस्ट फॉर बीओडी के लिए, है ना। मतलब कि प्रैक्टिकली हमें पता कैसे लगेगा कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ वेस्ट वाटर में, ताकि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जा सके, तो उससे बीओडी होता है। तो ये बीओडी वाटर कितना हो गया पता कैसे लगेगा, तो उसमें दो केस बनता है। पहला केस है व्हेन नो सीडिंग इज डन। अब सीड क्या होता है वो मैं आगे चल करके बताऊंगा। जैसे मान लो कि ये बीओडी बॉटल है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बीओडी बॉटल जनरली 300 ml का होता है। ठीक है ना, तो लिख देता हूं मैं, बीओडी बॉटल 300 ml का होता है। तो हम वेस्ट वाटर ले लेते हैं, एक सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर ले लेंगे और डाइल्यूटेड वाटर ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर है पी एम एल का, ठीक है ना, पी एम एल का, और डाइल्यूटेड वाटर है क्यू एम एल का। P प्लस क्यू इज इक्वल टू ये 300 ml होगा। इन दोनों को डाल देंगे। जैसे मान लो अगर P हमारा 5 ml है तो Q कितना हो जाएगा, 295 ml हो जाएगा। उसको लेके हम इस बीओडी बॉटल डाल देते हैं। अब सपोज करो कि हमें निकालना है बीओडी 5 फॉर एट 20 डिग्री सेल्सियस निकालना है। ठीक है ना, तो उसको 5 दिन के बाद एट 20 डिग्री ऑफ सेल्सियस पे हम चेक करेंगे वापस से। तो इनिशियली हमारा डीओ इनिशियल है, मैं तुम्हें बताया था मैंने कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, वो हमें इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक एक्टिविटीज, माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है ना, और 5 दिन के बाद निकालेंगे हम डीओ फाइनल। तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ वो हमारा बीओडी इंडिकेट करेगा, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल। तो क्या ये हो जाएगा बीओडी 5 फॉर 20 डेज 20 डिग्री सेल्सियस? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जब होता है जब इस बीओडी बॉटल में बस और बस क्या होते हैं, कंप्लीटली वेस्ट वाटर होते। पर ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे वेस्ट वाटर के साथ साथ क्या है, यहाँ पे वेस्ट वाटर के साथ साथ हमारा डाइल्यूटेड वाटर भी है। तो डाइल्यूटेड वाटर की वजह से उसको डाइल्यूशन रेशियो से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अपॉन में डाइल्यूशन रेशियो करेंगे, और डाइल्यूशन रेशियो क्या होगा मेरा यहाँ पे देखो, अब मैंने तो तुम्हें बताया था ए अपॉन में ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी अपॉन में पी प्लस क्यू, और पी प्लस क्यू मेरा क्या है, एस के बराबर, जो कि 300 ml है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस अपॉन में पी, ये निकल जाएगा बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, चलो। अब व्हेन सीडिंग इज डन का मतलब क्या हुआ, देखो कभी कभार जो तुम वेस्ट वाटर लोगे और डाइल्यूटेड वाटर लोगे, अगर वेस्ट वाटर जैसे मान लो हमारा ओल्ड हो गया है तो उसमें क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि वेस्ट वाटर का सैंपल है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। तो सीड सीड क्या होता है, एक ऐसा हम सैंपल लेंगे जो कि जनरली एएसपी से हम निकालते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ढेर सारे नंबर में है। ऑर्गेनिक मैटर हो चाहे ना, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज्यादा चाहिए ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या हो, वो जल्दी हो सके। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं सीड, सीड लेंगे हम। तो इस केस में क्या लेंगे, सीडिंग रीजन। मान लो पी एम एल हमने वेस्ट वाटर ले लिया, क्यू एम एल हमने ले लिया डाइल्यूटेड वाटर, और एस एम एल ले लिया, सीड ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे पी आर ले लिया, सॉरी पी क्यू आर मिला के बीओडी बॉटल में डाल देंगे जो कि एस एम एल का है। ठीक है ना, ये क्या है, बीओडी बॉटल है, जनरली कितने एम एल का होता है, 300 ml का। तो हमें निकालना क्या है, बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस निकालना है। ठीक है ना, तो इसको 5 दिन के लिए छोड़ देंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इनिशियल डीओ मिल जाएगा, डीओ इनिशियल, ये क्या हो जाएगा, डीओ फाइनल। तो क्या यहाँ पे बीओडी 5 जो होगा वो डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इंटू डाइल्यूशन रेशियो होगा क्या, बताओ। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि सीड जो है, सीड में भी जो कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनके वजह से भी कुछ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो वहां पे हमें करेक्शन देना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं सीड करेक्शन फैक्टर। अब वो कैसे निकालते, देखो बस वही सीड ले लो, जैसे मान लो एक्स एम एल सीड ले लिया हमने और वाई एम एल डाइल्यूटेड वाटर ले लिया, ठीक है ना, उसको हम एक साथ क्लब कर देते हैं बीओडी बॉटल जेड एम एल के, ठीक है। 5 दिन के बाद हम देखेंगे यहाँ पे इनिशियल डीओ जो था बीओ आई है, फाइनल डीओ क्या था, बीओ एफ था, तो ये क्या हो जाएगा, बीओ आई माइनस बीओ एफ मल्टीप्लाई बाई डायलेशन फैक्टर क्या है, एक्स बाई जेड। अब देखो ये किसके लिए है, ये इस वाले बॉटल के लिए, पर अगर हमें निकालना है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी सेम रेशियो में देखना पड़ेगा कि अगर जेड एम एल में इतना है तो एस एम एल में कितना होगा, इस टाइप से, ठीक है ना। तो अगर हम इसको आर और एस के टर्म से कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये एस अपॉन में आर, और इसी को हम कहते हैं सीड करेक्शन फैक्टर, ठीक है ना, सीड करेक्शन फैक्टर इसी को कहते हैं हम, ठीक है ना। तो बीओडी फॉर 5 डेज क्या हो जाएगा, बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस करेक्टेड बीओडी जिसको हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल माइनस ऑफ बीओ इनिशियल माइनस बीओ फाइनल इंटू किस रेशियो में था ये, एक्स बाई जेड इंटू एस बाई आर होल मल्टीप्लाई बाई ये पी बाई एस बाई पी, ठीक है ना ये। अब देखो बीओडी बॉटल जो है वो तो 300 ml की रहेगी हमेशा, तो ये जो Z है और जो S है वो तो 300 ml का ही होगा, तो ये क्या है 300 ml, ये है 300 ml, तो ये तो यहां से काट दो। अब X और R अगर हम बोलते हैं इफ सेम अमाउंट ऑफ सीडिंग इज डन, सेम अमाउंट ऑफ सीडिंग इज डन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल सीड हमने लिया था वो RML लिया था, और जब हम सीड की वजह से कितना हमारा अरे डीओ इनिशियल में चेंज हो रहा है, डीओ इनिशियल फाइनल में बीओडी में चेंज हो रहा है, वो एक्स एम एल से निकालते हैं। जनरली आर और एक्स को हम सेम लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसी को वापस से कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो आर और एक्स भी अगर सेम है, सेम अमाउंट ऑफ सीडिंग इज डन, तो बीओडी 5 करेक्टेड क्या हो जाएगा, बीओडी करेक्टेड हो जाएगा मेरा डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल माइनस ऑफ बीओ इनिशियल माइनस बीओ फाइनल, और उसको डाइल्यूशन रेशियो से हम डिवाइड कर देंगे एस बाई पी, ठीक है ना। तो ये वाला ही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है, क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ सीडी यूज कर रहे होते हैं हम हर बार, एक पहली चीज, और दूसरी वो चीज बीओडी बॉटल जो है वो 300 ml की ही रहेगी, अगर वो क्वेश्चन आपको घुमाना चाहेगा तो ये एक्स का टर्म यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यही है। तो इसी के साथ साथ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर खत्म कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि अब देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बाकी सब चीज मैंने आपको हल्का फुल्का बता ही दिया कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, उसे डाइक्रोमेट डिमांड क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीज है इस चैप्टर से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी, तो इस पर ध्यान देना और क्वेश्चन सीरीज जरूर देखना, वहां पे कुछ काफी अच्छे क्वेश्चन इसके हमने रख रखे हैं, ठीक है ना। चलो थैंक यू एवरीवन।